नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास कॉल एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी ऑल स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है गुप्तकाल। ये टॉपिक हमारा मेन के साथ साथ प्री के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए गुप्तकाल के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। स्रोत: गुप्त वंशीय इतिहास को जानने के स्रोत के रूप में साहित्यिक साक्ष्य, अभिलेखीय साक्ष्य और विदेशी यात्रियों के विवरण का सहारा लिया जाता है। तो जो साहित्यिक स्रोत हैं, सबसे पहले पुराण है। मत्स्य पुराण, वायु पुराण एवं विष्णु पुराण द्वारा प्रारंभिक शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। स्मृतियों में नारद, बृहस्पति, पाराशर आदि स्मृतियों में से गुप्तकालीन सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक इतिहास की जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ: आर्य मंजूश्री, मूलकल्प एवं वसुबंधु चरित में गुप्त वंशीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण और कुबलयमाला से गुप्त वंशीय इतिहास की जानकारी मिलती है। अभिलेखीय साक्ष्य: गुप्तों का इतिहास जानने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य महत्वपूर्ण है। गुप्तों के अब तक 42 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। इसमें 27 प्रस्तर, 14 ताम्रपत्र तथा 1 लौह स्तंभ है। विदेशी विवरण में फाहियान, वैनफांग, इत्किंग एवं अल्बरूनी आदि का विवरण गुप्तकालीन इतिहास के बारे में सहयोग प्रदान करते हैं, यानी कि गुप्तकालीन इतिहास को जानने में सहयोग प्रदान करते हैं। सबसे पहले हम चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम का जो कार्यकाल था, ये 319 से 335 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण राजा था, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है यहाँ के महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल कब तक था, तो 319 से 335 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में गुप्त वंश का प्रचलन किया। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। इस उपलक्ष्य में इसने स्मारक स्वर्ण मुद्रा जारी किया, जिसमें चंद्रगुप्त एवं कुमार देवी का चित्र अंकित किया गया था और इसी मुद्रा के दूसरी तरफ लिच्छवीय शब्द अंकित किया गया था। समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से 75 ईस्वी तक था। समुद्रगुप्त का प्रथम महान शासक समुद्रगुप्त इस वंश का, यानी कि गुप्तकाल वंश का सबसे पहला महान शासक था, जिसकी उपलब्धियां हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से प्राप्त होती है। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की क्रमिक विजयों का उल्लेख किया है। विदेशी राज्यों के साथ संबंध: प्रयाग प्रशस्ति के अंत में विदेशी राज्यों के संबंध का उल्लेख मिलता है। यह विदेशी राज्य थे देवपुत्र, नुफाही यानी कि कुफाड़, शकमुरुंड यानी कि शक, सिंघल यानी कि लंका, फारवर्धी पोवाफी यानी कि जावा सुमात्रा। चीनी ग्रंथों से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त का समकालीन लंका का राजा मेघवर्ण था, जिसने बहुत उपहारों के साथ अपने राजदूत को समुद्रगुप्त के पास भेजा था। समुद्रगुप्त की विजयों के आधार पर इतिहासकार स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा। मुद्राओं से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था और कुछ मुद्राओं में इसे यानी कि समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए भी दिखाया गया है। समुद्रगुप्त स्वयं कवि और विद्वान था। प्रयाग प्रशस्ति में इसे कविराज कहा गया है, यानी कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, इनका कार्यकाल 375 ईस्वी से 412 ईस्वी तक था। तो यानी कि जो यहाँ पे 75 ईस्वी लिखा हुआ था, ये 375 ईस्वी थे। और इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इनका कार्यकाल 375 से 412 ईस्वी तक था। ये महान विजेता थे। चंद्रगुप्त द्वितीय 388 ईस्वी में मालवा व गुजरात के शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करके इसके राज्य पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय शक विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ का प्रश्न बहुत बनता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो क्यों की थी विक्रमादित्य की, तो इन्होंने शक राज्यों को शक शासकों को हरा दिया था रुद्र सिंह तृतीय को, तब इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की एक उपाधि और थी फकारी वंश, तो इन्होंने शकों के अहंकार को चूर करने के कारण इसको फकारी की उपाधि मिली थी। उज्जैनी भी गुप्तों को प्राप्त हुई, जो भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी।
जिसके साम्राज्य के पश्चिमी क्षेत्र पर नियंत्रण रखा जा सके। चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली लौह स्तंभ से ज्ञात होता है कि इसने बंगाल की विजय प्राप्त की थी। वैवाहिक एवं मैत्रीपूर्ण संबंध। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया था। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया था? तो एक नागवंश की राजकुमारी थी, कुबेर नागा से विवाह किया था। और चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह कुमार देवी से हुआ था। कुबेर नागा से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया गया था। यानी कि जो कुबेर नागा थी, इनकी चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी, इनकी पुत्री थी प्रभावती गुप्त। इनका विवाह वाकाटक वंश के शासक थे रुद्रसेन द्वितीय, उनसे किया गया था। राजा भोज की रचना श्रृंगार प्रकाश में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को अपना राजदूत बनाकर कुंतल नरेश कुकुस्थवर्मन के दरबार में भेजा था। सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। चंद्रगुप्त द्वितीय की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेखों में इसे परम भागवत कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फायान 399 ईस्वी पूर्व में 399 ईस्वी में भारत आया और 415 ईस्वी तक रहा। यह भारत में 16 वर्षों तक रहा। यहाँ के बहुत प्रश्न बनता है दोस्तों कि फायान किसके दरबार में आया था। फायान अभी उत्तर प्रदेश PCS 2024 का जो 22 दिसंबर 2024 को पेपर हुआ था, वहाँ भी ये पूछा गया था। 4 यात्रियों का नाम दे दिया था और पूछा गया था सबसे पहले कौन आया था। तो सबसे पहले चीनी यात्रियों में फायान आया था। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में 399 ईस्वी में आया था और 415 ईस्वी तक रहा था। कुल मिलाकर ये 16 वर्षों तक भारत में रहा था फायान। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम देवराज और देवगुप्त थे और इनकी उपाधि विक्रमांक भी थी। कुमारगुप्त प्रथम, इनका कार्यकाल 415 से 455 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद 3 वर्ष तक शासक कौन था, इस संबंध में कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिले हैं। वैशाली से प्राप्त एक मुद्रा में चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र गोविंद गुप्त को युवराज कहा गया है। संभवतः यह 3 वर्षों तक शासक रहा होगा। गुप्त शासन के क्रम में इसकी प्रारंभिक तिथि गुप्त संवत यानी कि 96 415 ईस्वी है। इसके रजत सिक्कों से इसकी अंतिम तिथि गुप्त संवत 136 यानी कि ये जो 96 है ये गुप्त का काल है। ये जो 415 है जो उस समय तक का काल चल रहा था वो है। ऐसे 136 और 455 ईस्वी भी है। कुमारगुप्त को जो पैतृक संपत्ति के रूप में जो साम्राज्य मिला उसे सुरक्षित रखा। कुमारगुप्त के समय नर्मदा नदी के तट में निवास करने वाली जनजाति पुष्यमित्रों का विद्रोह हुआ। युवराज स्कंदगुप्त ने इसे पराजित कर इनका अंत कर दिया। इसकी एक मुद्रा में अश्वमेघ महेंद्रा शब्द अंकित मिलता है। इससे स्पष्ट है कि इसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। यानी कि एक मुद्रा थी जिसमें अश्वमेघ महेंद्रा शब्द लिखा गया था। इससे पता चलता है कि इन्होंने एक अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया था कुमारगुप्त ने। और कुमारगुप्त ने नालंदा में एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था जो आगे चलकर नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय को कौन बनवाया था? तो कुमारगुप्त ने एक नालंदा विहार में बौद्ध विहार बनवाया था। वही बौद्ध विहार आगे चलकर नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। स्कंदगुप्त का कार्यकाल 455 से 467 ईस्वी तक था। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का सबसे अंतिम महान सम्राट था। स्कंदगुप्त हूणों को पराजित करने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों देखो यहाँ पे विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम को भी धारण हुई थी, चंद्रगुप्त द्वितीय को भी धारण हुई थी और स्कंदगुप्त को भी धारण हुई थी। चंद्रगुप्त जो द्वितीय हैं इन्होंने शकों को हराया था, इसीलिए उनको स्कंदगुप्त की उपाधि धारण विक्रमादित्य की उपाधि धारण मिली थी। और स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था, इसीलिए इनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। और उन्होंने शकों का अहंकार को नष्ट किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, इसीलिए उनको फकार भी कहा जाता था। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि यानी कि जूनागढ़ का जो अभिलेख है उसमें उल्लेख है कि सौराष्ट्र यानी कि गुजरात में स्थित सुदर्शन झील टूट गई थी, तब इसने जूनागढ़ के नगर प्रशासक चक्रपाल की देखरेख में इसका जीर्णोद्धार करवाया था। यानी कि जूनागढ़ अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त के समय में जो गुजरात या सौराष्ट्र में सुदर्शन झील थी वो टूट गई थी। तब इसके एक सातवाहन वंश में भी बताया गया है कि सुदर्शन झील टूट गई थी। तो जो सतकर्णी थे उन्होंने अपने जेब से पैसा दिया था उसको बनवाने के लिए। और स्कंदगुप्त के समय में भी वो झील टूट गई थी, तो उसको रिपेयर करने के लिए तो जूनागढ़ के जो नगर प्रशासक चक्रपालित थे
इनकी देखरेख में इसका रिपेयर करवाया था स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त के काहोम अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि मद्र नामक एक व्यक्ति ने जैन तीर्थंकरों की 5 मूर्तियों की स्थापना कराई थी। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी 4 को फरखट के 550 ईस्वी तक। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद इसके 8 उत्तराधिकारियों का उल्लेख मिलता है। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में जानेंगे। शासन की दृष्टि से गुप्त साम्राज्य का स्वरूप ऐसा था कि गुप्त वंशीय समाज को आधिपत्य स्वीकार करते हुए अनेक राजा अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक शासन करते थे। गुप्त साम्राज्य का शासन सम्राट में केंद्रित था, यानी कि गुप्त साम्राज्य का जो शासन था वो सम्राट के आसपास ही केंद्रित था। सैद्धांतिक रूप से यह सभी शक्तियों का स्रोत था। गुप्त शासक अपने को महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम भट्टारक, परम भागवत, परम देवता, पृथ्वीपति, सम्राट एवं चक्रवर्ती नाम से विभूषित करते थे, यानी कि उपाधियाँ वो लोग धारण करते थे। राजा के देवत्व की कल्पना इस युग के अधिकाधिक लोकप्रिय हुई। इस युग में अधिकाधिक लोकप्रिय हुई, यानी कि राजा देवता के समान है, इस तरीके की धारणा बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई। इसका प्रमाण याज्ञवल्क्य की स्मृति और नारद स्मृति में मिलता है। गुप्त काल में मंत्रियों का पद वंशानुगत था। करमदंड अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि कुमार गुप्त प्रथम के मंत्री पृथ्वीसेन का पिता शिखर स्वामीन चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री रह चुका था। साम्राज्य के मुख्य पदों पर काम करने वाले अधिकारियों को कुमारामात्य कहते थे। प्रशासनिक इकाइयाँ। देश के शासक को गोप्ता एवं भुक्ति के शासक को उपरिक महाराज कहा जाता था। इन्हें भौगिक राजपुत्र एवं देव भट्टारक के नाम से भी जाना जाता था, यानी कि जो देश का शासक होता था उसको गोप्ता या भौगिक पुत्र भी कहा जाता था। और भुक्ति यानी कि गांव का जो शासक था उसको उपरिक महाराज या देव भट्टारक के नाम से भी जाना जाता था, देव भट्टारक भी कहा जाता था। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि जूनागढ़ का नगर प्रशासक चक्रपालित था। ग्राम के मुखिया को ग्रामपति कहा जाता था। महत्तर या ग्राम भोजक को, देखो जो गांव का मुखिया होता था उसको ग्रामपति या महत्तर या ग्राम भोजक कहा जाता था। भू राजस्व व्यवस्था। गुप्त काल में राजकीय आय का मुख्य स्रोत भूमिकर था। भूमिकर को भाग कहा जाता था। भाग की दर 1/6 होती थी, यानी कि गुप्त काल में जो राजा की आय का मुख्य स्रोत होता था वो भूमि से दिया हुआ टैक्स होता था, और भूमि से दिए गए टैक्स को भाग कहा जाता था। ये भाग जो होता था ये जितनी उपज होती थी उसका 1/6 हिस्सा होता था। गुप्त काल में नकद कर को हिरण्य कर कहा जाता था, यानी कि जिसको आजकल इनकम टैक्स बोलते हैं उसको हिरण्य टैक्स कहा जाता था। उस समय हिरण्य कर और नकद लिया जाता था। गुप्तकालीन संस्कृति के बारे में जानेंगे। साहित्य। इस युग में संस्कृत भाषा का अत्यधिक विकास हुआ। हरिशेन गुप्त काल का प्रकांड विद्वान था, जिसकी एक अभिलेखीय रचना प्रयाग प्रशस्ति है जो चंपू शैली में रचा गया है। कालिदास संस्कृत का विद्वान था, जिसकी 7 रचनाएं मिलती हैं। कालिदास की 7 रचनाओं में है नाटक, महाकाव्य और लघु काव्य के रूप में मिलती हैं। तो नाटक 3 थे कालिदास के। पहला है अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा है मालविकाग्निमित्रम, तीसरा है विक्रमो वर्षीयम। 2 महाकाव्य थे, पहला था रघुवंश, दूसरा था कुमार संभव। 2 लघु काव्य थे, जिसमें पहला था ऋतुसंहार और दूसरा मेघदूत था। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस हुआ। देवी चंद्रगुप्तम इस युग के विशिष्ट रूप से राजनीतिक नाटक हैं। विज्ञान एवं तकनीकी। इस युग के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट थे। इन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में वृत्त, त्रिभुज आदि के सिद्धांतों, दशमलव प्रणाली, बीजगणित तथा त्रिकोणमिति का विवेचन किया। आर्यभट्ट ने पाई के मान 3.1416 को बताया, जो आधुनिक सिद्धांत के सर्वाधिक निकट हैं। इन्होंने सौरवर्ष की लंबाई 365.35865 दिन के बराबर बताया, जो आधुनिक सिद्धांत के सर्वाधिक निकट है। इन्होंने चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, यानी कि आर्यभट्ट की बात हो रही है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और वैज्ञानिक व्याख्या की, और साथ ही यह बताया कि पृथ्वी गोल है। वाराह मिहिर ने पंचरस सिद्धांतिका में ज्योतिष के 5 सिद्धांतों का उल्लेख किया, यानी कि एक रचना है पंचरस सिद्धांतिका जो वाराह मिहिर की है। इसमें वाराह मिहिर ने ज्योतिष के 5 सिद्धांतों का उल्लेख किया है। गुप्त काल में प्रसिद्ध चिकित्सक एवं आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी हुए, यानी कि गुप्त काल में जो प्रसिद्ध, देखो कन्या के काल में जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे वो थे चरक, और गुप्त काल में जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे ये हैं धन्वंतरी। इन्होंने आयुर्वेदाचार्य भी कहा जाता है इनको, और चिकित्सक भी कहा जाता है। और जब हम महाजनपद काल में पढ़ रहे थे उस समय के महान
जो चिकित्सक थे वो जीवक थे, जो उदयन के अजातशत्रु बिंबिसार के समय में हुआ करते थे। और बिंबिसार ने चंद्रप्रद्योत का इलाज करने के लिए जीवक को उनके दरबार उज्जैनी में भेजा था। पूर्वी तुर्किस्तान ने नवनीतिकम नामक एक आयुर्वेद ग्रंथ का मिला है, जिसकी रचना गुप्त काल में हुई थी। यानी कि पूर्वी तुर्किस्तान में जो नवनीतिकम नामक एक आयुर्वेद ग्रंथ मिला है, उसकी रचना गुप्त काल में हुई थी। स्थापत्य कला, प्रथम चरण में बौद्ध चैत्यों का अनुकरण करके मंदिर का निर्माण किया गया। उदाहरण के रूप में कृष्णा जिले महाराष्ट्र का कोपतेश्वर मंदिर। द्वितीय चरण में स्तूपों का अनुकरण करके गोल मंदिर बनाए गए। तीसरे चरण में मंदिर की छत चौकोर एवं समतल बनाई गई। इसमें एक कमरा बनाया गया जिसमें देव मूर्ति स्थापित की गई, इसे गर्भगृह कहते हैं। कमरे के सामने एक हॉल बनाया गया जिसे मंडप कहा गया। चौथे चरण में प्रदक्षिणा पथ का निर्माण किया गया। मूर्ति कला, बिहार के सुल्तानगंज से बुद्ध की एक मूर्ति मिली है। यह सबसे सुंदर मूर्ति है, जिसे ब्रिटेन के बर्मिंघम संग्रहालय में रखा गया है। यानी कि बिहार के सुल्तानगंज में बुद्ध की एक मूर्ति मिली थी, यह सबसे सुंदर मूर्ति है। इसको ब्रिटेन के बर्मिंघम संग्रहालय में रखा गया है। चित्रकला, गुप्त काल में अजंता एवं बाघ की गुफाओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। अजंता की गुफाओं में दो प्रकार की चित्र तकनीकी प्राप्त होती है। पहला है फ्रेस्को तकनीकी, इस तकनीकी से गीला लेप में चित्र निर्मित किए जाते थे। दूसरा है टेम्परा तकनीकी, इस तकनीकी से सूखे लेप द्वारा चित्र निर्मित किए जाते थे। गुप्त काल की रचनाएं एवं उनके लेख अभी हम जान लिए थे। कालिदास की जो 7 रचनाएं थी वो थी अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंश कुमार संभव, मेघदूत, ऋगसंहार। और विष्णुगुप्त की 2 रचनाएं थी, ये थी मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। शूद्रक की रचना थी मृच्छकटकम। अमर सिंह की रचना अमरकोश थी। भरत मुनि की रचना नाट्यशास्त्र थी। वात्स्यायन की रचना कामसूत्र थी। और विष्णु शर्मा की रचना पंचतंत्र थी। कामंदक की रचना नीतिशास्त्र थी। अब हम जो अभी गुप्त काल में पढ़े हैं उसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं। यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम देवगुप्त एवं देवराज भी मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त सम्राटों में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जारी किए थे। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। यानी कि गुप्त काल में सोने की जो मुद्रा होती थी उसको दीनार कहते थे। फाहियान के अनुसार सामान्य लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग होता था। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं का सबसे बड़ा ढेर समूह बयाना से प्राप्त हुआ है। गुप्त काल में किसानों से उद्रंग एवं उपरिकर नामक अतिरिक्त कर लिया जाता था। यानी कि गुप्त काल में किसानों से 2 अतिरिक्त कर लिया जाता था, जो था उद्रंग और उपरिकर। गुप्त काल में ही सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण एरण से प्राप्त हुआ है। और गुप्त काल में कायस्थ का उल्लेख लेखक वर्ग के रूप में मिलता है। कायस्थ का सर्वप्रथम कुषाणकालीन मथुरा अभिलेख एवं याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। फाहियान उल्लेख करता है कि जब चांडाल बस्ती में प्रवेश करता था तो लकड़ियाँ बजाते हुए चलता था। यानी कि फाहियान ने गुप्त काल के बारे में बताया है कि चांडाल जब बस्ती में आता था तो लकड़ियाँ बजाते हुए चलता था। कहोम अभिलेख में जैन मूर्तियों की स्थापना का उल्लेख मिलता है। मंदसौर अभिलेख में ही रेखम के बुनकरों की श्रेणी द्वारा दफपुर यानी कि मंदसौर में एक सूर्य मंदिर बनवाए जाने का उल्लेख मिलता है। यानी कि मंदसौर अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है कि रेखम के जो बुनकर श्रेणी के लोग थे ये दफपुर यानी कि मंदसौर में एक सूर्य मंदिर बनवाए थे, ये उल्लेख मिलता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त सम्राट कुमारगुप्त को जाता है। यानी कि नालंदा में इन्होंने एक बौद्ध विहार बनवाया था, जो आगे चलकर नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध होता है। गुप्त काल में सुश्रुत नामक एक शल्य चिकित्सक थे, यानी सुश्रुत भी थे, और जिसकी अभी हमने चर्चा की थी थोड़ी देर पहले। अभी नाम नहीं ध्यान आ रहा है। दो चिकित्सक थे गुप्त काल में, अभी नाम तो यहीं से देख लेते हैं, एक सेकंड। हाँ, धन्वंतरी भी चिकित्सक थे गुप्त काल में, और सुश्रुत भी गुप्त काल के ही चिकित्सक हैं। सुश्रुत ने सुश्रुता संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी।
इसमें इन्होंने छुआछूत से होने वाली बीमारियों का उल्लेख किया है। दशमलव प्रणाली का विकास गुप्त काल में हुआ है। प्राचीन ग्रंथों में रेशम के लिए कॉफी शब्द का प्रयोग किया जाता था। गुप्त काल में शतरंज का खेल भारत में उद्धृत हुआ। इस समय इसे चतुरंगी के नाम से जाना जाता है। यानी कि शतरंज का खेल जो है भारत में और गुप्त काल में ही इसका उद्भव हुआ था। उस समय इसको चतुरंगी के नाम से जाना जाता था। मध्यकाल में विजयनगर सम्राट के अंतर्गत यह राजकीय लेख था। भारत से ही यह ईरान और फिर यूरोप पहुंचा था। जो विजयनगर सम्राट का ये राजकीय खेल था चतुरंग, यह कभी भारत के ईरान और उसके बाद यूरोप पहुंचा था। तो दोस्तों आज का डिस्कशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए, नोट को बनाइए, एग्ज़ाम दीजिए, पास होइए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।